Bismillahirrahmanirrahim. Dear colleagues, Assalamu alaikum. Today my topic of presentation is Provident Fund contribution, its calculation and everything. To start with the presentation, I'll share my screen. You'll be seeing my screen. This is my presentation. That is payroll and compensation, जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है PIPD की तरफ से. तो ये इसमें लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. ये पेरोल एंड कॉम्पनसेशन जो है कि एचआर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसमें ये खास तौर पर अगर इसके सब टॉपिक्स में लिया जाए तो प्रोविडेंट फंड जो कि कुछ कंपनियां करती हैं, कुछ नहीं करती, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कुछ जगहों पर ये मस्ट होता है, और मोस्टली जगहों पर जो गवर्नमेंट अदारे होते हैं. बाकी प्राइवेट कंपनी बहुत कम ये अप्लाई करती हैं. मल्टीनेशनल कंपनियां आमतौर पर ये देती है टू अट्रैक्ट द पीपल, और फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के साथ ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है प्रोविडेंट फंड. तो हम इसमें देखेंगे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड का विड्रॉल प्रोसीजर क्या है, इसी तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है. तो लेट्स प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन. सबसे पहले हम देखेंगे प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है क्या. इट इज बेसिकली द रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम. तो इसमें बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट पोर्शन ऑफ देयर सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, जो कि एक फंड में जाता है दैट एक्रूज ओवर टाइम, और जो कि एक्यूमुलेट होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इन द एंड जब भी आपने इसे निकलवाना होगा या रिटायरमेंट होती है तो उस वक्त एक लमसम अमाउंट, बिग अमाउंट मिल जाती है. तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन आर टिपिकली परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी. तो एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका ऑलमोस्ट ये 88.33% ये दिया जाता है. तो ये इसके इसके कैलकुलेशन है, बड़ी सिंपल है. बेसिक सैलरी के जो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट परसेंटेज यूज की जाती है, तो इसमें किया जा सकता है. अब अगर हम कैलकुलेशन करें, यहाँ पर मैं आपको बड़ा सिंपल वे में बताऊंगा कि इसके कैलकुलेशन कैसे की जाती है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक तो कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 5% रखा है, और बेसिक सैलरी ये दो चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल. तो बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल 20,000 है पाकिस्तान रुपीज में, और कंट्रीब्यूशन इस पर 5% है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. एम्प्लॉयर जो है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन 5% होगी ऑफ द 20,000, जो विच इज 100,000 पाक रुपीज. सेम इज द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. तो ये दोनों के ऐड होकर 2,000 टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन बन जाएगी. तो ये तो है बड़ा सिंपल, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एनीथिंग. तो लेकिन जब हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर उसके या तो एक फार्मूला लगाकर उसमें लिए जाते हैं, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी किस तरह कंपनीज इसे मेंटेन करती है, किस तरह चलाया जाता है. तो वो ऑटो कैलकुलेशन होती है, बेसिक सैलरी पर परसेंटेज लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. अब इसमें ये देखिए कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी. तो बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है. फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन रेट 8.3 थी, अगर 6, अब यहाँ पर ये कंपनी जो यूजुअली इस्तेमाल करती हैं, तो यूजुअली अगर ये सैलरी मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय की 60,000, तो उस पर 8.33% अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4,998 रुपीज बन जाती है, अप्रोक्सीमेटली 5,000. सेम इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय. तो इन दोनों के जब ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट जो है ना वो प्रोविडेंट फंड में डाल दी जाती है. लेकिन जो कंट्रीब्यूशन माइनस की जाती है वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है, विच इज 4,998. यानी ये ज़रा उसकी सैलरी से काटी जाएगी. तो ये इसका तरीकाकार है. अब इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन किस तरह कंपनियां करती हैं, तो वो एक एक्सेल शीट या मैनुअल, या फिर आजकल यूजुअली ये सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ये एडजस्ट हो जाती हैं. तो वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले ये एक ये एक्सेल की शीट है जिसे हम ये पूरी सैलरी को कैसे किया जाता है, किस तरह उसमें डाली जाती है.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कंट्रोल डाटा है, और इसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो हेड ऑफिस का डाटा है वो किस तरह, सॉरी ये इसको जरा थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडर करके, तो ये आप कंपनी नेम ऊपर होता है और उसमें एम्प्लॉयज नेम होते हैं। यहाँ पर आर्बिट्री एम्प्लॉय 1 2 3 लिखा हुआ है, ये हेड ऑफिस के है, क्योंकि ये इसमें मुख्तलिफ टीमें हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G6, जितनी भी टीमें हैं उनकी होती हैं। ये चूंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन का लिया गया है उस वो बेसिकली उनके ज्यादा एम्प्लॉयज जो होते हैं ना वो सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं। तो उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट एरियाज में, तो उस हिसाब से ये बनाया था। खैर मतलब इट डजेंट मैटर कि क्या स्ट्रक्चर है, उसको हम जिस तरह भी ये बाइफरकेट कर लेते हैं। तो इसको हेड ऑफिस वाले को मैं ये डिस्कस करूंगा, बाकियों को जस्ट आप देखिए वही चीज़ है। तो इसको बाकी कंपाइल करके फिर एक फाइल में भी लिया जा सकता है और आ भी जाती है आगे। तो यहाँ पर होता है ये कि एरिया, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, उसका एरिया, सैलरी। सैलरी इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो सैलरी है वो आगे चलकर आप देखेंगे तो इसके बाद इंक्रीमेंट जो भी उसका लगेगा वो भी यहीं पर डाल दिया जाता है, लेकिन फिलहाल इससे हमारा मकसद नहीं है। तो चीज़ें जो ऐड मजीद करनी है उसमें टूर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर टूर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एरियर्स है, और फिर टोटल आ जाता है इसका। ये टोटल आप अगर देखिए तो ये इट इज द एडिशन ऑफ दी K11 O11 एंड P11। तो इसका टोटल होकर ये S11 में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये है इसका, ये फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ, तो डायरेक्टली टोटल सैलरी आ जाएगी। अब इनकम टैक्स वो भी चूंकि मेरी डोमेन में नहीं है, लेकिन इसकी भी कैलकुलेशन होती है। तो इनकम टैक्स डिडक्शन किस रेट से डिडक्ट होगा, तो इनकम टैक्स टोटल अमाउंट कितनी बनी इसकी, इस एम्प्लॉय की, ईओबी आई है कंट्रीब्यूशन वो कितनी होगी, और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो ये सारे डिडक्शन के कॉलम में आ जाते हैं, ये आप इसमें देखिए। तो ये मेन चीजें, जो प्रोविडेंट फंड है उसको मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह फार्मूला लगा हुआ है। ये वही K11 है जहां पर उसकी बेसिक सैलरी है, बेस सैलरी है। तो बेस सैलरी को 0.0833 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या इसे 8.33% भी कहते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर इनके प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन निकल आई, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हुई। इतना ही कंपनी उसमें डालती है, तो वो एक जगह जाकर एम्प्लॉय की का डाटा जहां पर होता है वहां पर उसकी ये ऐड होती रहती है। तो और फिर उसके ऊपर उसका उसके परसेंटेज उसकी इंक्रीज भी लगती है एज पर देयर इन्वेस्टमेंट, वो आगे चलकर बात करें। तो ठीक है, ये आपने इसका देख लिया। तो टोटल डिडक्शन और इसके बाद फिर नेट सैलरी आ जाती है। तो यहाँ पर ये चूंकि ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ये डायरेक्टली फिर कोलीग्स के अकाउंट्स में सैलरी ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर हर महीने ये एक्सरसाइज होती है और उसके हिसाब से सैलरी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, आई आई बिलीव के इट इज क्वाइट क्लियर और अंडरस्टैंडेबल। तो ये यूजुअली कंपनियां चलाती हैं ये फाइल। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं। अब ये तो होगी हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर थी कि किस तरह हमने कैलकुलेट सैलरी शीट और एक्सेल फाइल से किया। अब एक ही फाइल में एक कुलीग का जो कंट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, वो कैसे निकाली जाती है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सॉरी, ये फाइल आ गई। आप इसको अगर देखिए तो यहाँ पर 3 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वो ये जो है ना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 12% ली हुई है। और एम्प्लॉय नेम एनी, मतलब जो भी यहाँ पर डाल दें, नवीद अनवर आप लिखते हैं जो भी है इसका। तो एम्प्लॉय नेम है और इसके बाद बेसिक सैलरी है, बेसिक पे इंक्रीज है। तो इसी तरह कंट्रीब्यूशन कितनी 12% के हिसाब से हमने यहाँ पर ली है। और कंपनीज कंट्रीब्यूशन ये 3.67 है। वैसे यूजुअली जो मैंने आपको पहले बताया था ज्यादा वही 8.33% यूज होता है और उस हिसाब से यूज करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट रेट और ये बाकी चीजें हैं ये डालकर। तो अगर अब ये बेस सैलरी है, ये चूंकि पुराना एक शीट है, एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ली गई है। तो 12,000 अगर सैलरी है तो उसके ऊपर
एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ईयरली कितनी निकलेगी वो यहाँ पर निकाल लेंगे। इसी तरह कंपनी की कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो दोनों के टोटल होकर ये ऐड हो जाएगी, और उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो ये क्लोजिंग ये डेटा आ गया। और उसके बाद फिर ये जनाब नेक्स्ट बैलेंस आ गया। तो एवरी ईयर ये मतलब ऑटोमेटिकली ऐड होते रहे। यहाँ पर इजीली देख भी सकता है एम्प्लॉय कि भी मेरे ओवरऑल, अगर ये स्टार्ट में एक रफ आइडिया ही होता है इससे, कि अगर 12,000 सैलरी से स्टार्ट हुआ है तो उसकी कंट्रीब्यूशन एक साल की अगर 24,000 ऐड होती है, तो 12,000 पर मंथ सैलरी है, 24,000 उसकी सालाना जो है ना ये कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाती है। और उस पर जो प्रॉफिट वगैरह लगकर टोटल जो इसको 85 लैक्स मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर ये एम्प्लॉय पूरी 35 ईयर्स, अगर 35 ईयर्स अगर करता है, तो ये इन द एंड ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भाई। तो इसके इस हिसाब से आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो इसीलिए इसे रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं, कि जिस वक्त आदमी रिटायर होता है उसके बाद कोई इनकम नहीं होती है, तो फौरी तौर पर एक बिग अमाउंट उसके पास होती है। कोई छोटा मोटा घर ले सकता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, एनीथिंग, उसके पास एक लमसम अमाउंट होती है। तो ये तरीके हैं इसमें सैलरी वगैरह हम कैसे कैलकुलेट, और इंडिविजुअल का डाटा फिर मेंटेन करना होता है, तो कंपनियों को ये सारा कुछ मेंटेन करना होता है। अब अगर ये जमा होता रहता है तो इसको निकलवाया जा सकता है। ऑल दो के रूटीन में इसको निकलवाना बेहतर भी नहीं होता, और जो रूटीन में निकलवाना अगर पड़े तो फिर उसका प्रोसीजर अलग होता है। अदरवाइज या रिटायरमेंट, इसके जब देखें विड्रॉल प्रोसीजर्स में कंडीशंस हैं कुछ या रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन, या कोई भी मतलब अगर कोई क्वालिफाइंग इवेंट होता है, तो लाइक किसी ने अपना कोई घर बनाना है, बच्चों को शादी करनी है, कुछ और कोई इवेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो इमरजेंसी कोई हो जाती है, तो वहां पर भी विड्रॉ किया जा सकता है। तो जो विड्रॉल प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना, इसका ये वेरी करता है। तो और लेकिन उसके अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, उसके मुताबिक इसको देखा जा सकता है किस तरह ये कंपनी हैंडल करती है। तो जितना ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है यूजुअली, उतना ही आगे कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट करती हैं। अदरवाइज में ये आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो विड्रॉल प्रोसीजर में नंबर वन तो ये आ जाता है कि इसमें किन मौके पर आ जाता है। नंबर वन तो ये या रेजिग्नेशन है, या टर्मिनेशन है, या रिटायरमेंट है, तो उस वक्त और नीड बेसिस पर है। और दूसरा ये कि इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, जो कि विड्रॉल के लिए, जो कि डिपार्टमेंट से मिल जाता है, तो ये कंपनी इसको फैसिलिटेट करती है और उसको एम्प्लॉय के लिए ये निकलवा देती है। इसके साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि ये दूसरे नंबर पर भी बताया गया है, और उसके बाद फिर CNIC कॉपी चाहिए होती है। फिर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की जो है ना स्टेटमेंट, वो कंपनी की स्टेटमेंट उसके साथ अटैच करनी होती है, और प्रूफ ऑफ रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट और टर्मिनेशन, तो वो उसमें ये सारी चीजें जब प्रोवाइड की जाती हैं विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उस वहां से वो विड्रॉ कर सकते हैं, कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम ये वेरी करता है, आपने किस तरीके से मतलब आगे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, किस तरह की है, तो वहां से निकलवाना, वो हर चीज का अलग प्रोसीजर होता है। तो यूजुअली 2-3 हफ्ते लग जाते हैं इसे। और उसके बाद फिर ये सेटलमेंट ऑफ बैलेंस रिक्वायर्ड होता है, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना होता है, और टैक्स डिडक्शन इफ नीडेड, तो उसको टैक्स डिडक्शन डालकर, और जहां पर अप्लाई होता है उसको फिर बाकी अमाउंट दे दी जाती है। और मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट भी यूजुअली रखी जाती है, क्योंकि कंपनियों ने जितना फ्लेक्सिबल और जितना ये प्लान होता है कि आप 100% जब चाहे निकलवा लें, तो वो फिर कंपनियों को ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहां पर
वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो लेकिन उसमें फैसिलिटी होती है कि जब चाहे निकलवा लें। तो जैसे आगे हम डिस्कस देखते हैं कि कौन कौन से इसके वेज हैं कि कहाँ पर ये दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसमें रिकॉर्ड कीपिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसकी रिपोर्टिंग। तो कम से कम एनुअल एक दफा इसकी स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए कंपनियों को, सो दैट कि एम्प्लॉय जो है ना उसके पास एक रेगुलर रिकॉर्ड आता रहे और उसको एक आइडिया हो कि मेरा इतना प्रोविडेंट फंड जमा हो गया, और उसमें कोई अगर एम्बिग्यूटी हो तो वहीं पर साल के साल ड्यूरिंग द सर्विस इसे करेक्ट कर लिया जाए। इसी तरह कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लेबर लॉज एंड इज एसेंशियल। तो जो लेबर लॉज है यहाँ पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए ये जरूरी रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो भी डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। अब इसमें कौन कौन से यूजुअली डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 है, खासकर प्रोविंशियल एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये सारे अप्लाई होते हैं, और इनमें कोई अगर ऐसी चीज है वो उसको अप्लाई करना चाहिए। तो इसके अलावा भी कुछ है, ईपीएफओ जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP है, उनकी जो गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक करना चाहिए। तो इसमें असल में जितना अच्छा प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाएंगे उतना एम्प्लॉयज लॉयल होंगे, और उसमें टर्नओवर रेट और दूसरे लॉयल्टी और मोटिवेशन बढ़ती है। तो दिस इज बेनिफिट स्कीम, और जितनी अच्छी बेनिफिट अट्रैक्टिव होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉय खुशी से काम करें। अब एम्प्लॉय स्टेटमेंट और बैलेंस जो है ना वो ये कंपनीज की या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्हें टाइम टू टाइम ये देते रहे। खासतौर पर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, आजकल ये ई स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, ऑटो पर भी होता है। एम्प्लॉयज जब चाहे अपने पोर्टल से जाकर अपना वो पर क्लिक करते हैं तो वो उसे देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल है। तो उसके अब ये हार्ड कॉपीज एवरी ईयर देने की, लेकिन फिर भी ये रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी को बेहतर है कि वो ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ईयर एंड कम से कम प्रोविडेंट फंड बैलेंस जरूर देना चाहिए। इसी तरह टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय बोथ के कंपनी ने कितनी की है और एम्प्लॉय ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी है। तो उन दोनों का टोटल होकर इतना और प्रॉफिट इतना लगा, और इस तरह इनका रिकॉर्ड जो है ना वो एवरी ईयर इनको एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना चाहिए इन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज। फिर इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय कंपनीज, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। खासतौर पर HR डिपार्टमेंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट्स का ये काम होता है कि वो अगर ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो किस जगह पर कितने अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें वेरिएबल इन्वेस्टमेंट होती है। जहां पर बहुत ज्यादातर कंपनियों में फिक्स इसमें ये प्रॉफिट होता है, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाती हैं। और दूसरा ये होता है कि लेकिन उस कुछ फायदे भी हैं नुकसानात भी हैं। तो उसमें फायदा ये होता है कि उस ज्यादा मतलब जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअल रेट पर, और वो ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा अच्छा रेट मिल जाए। तो जहाँ पर फिक्स होती है तो वो यूजुअली उसमें लोग भी कुछ थोड़ी सी ये भी सोच होती है कि शायद ये फिक्स प्रॉफिट इज सूद है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। तो इट डिपेंड्स, बहरहाल ये जो चीज़ है वो वेरी करती है कि किस तरीके से एम्प्लॉय से करते हैं। तो बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कि अपना प्रॉफिट जो है ना वो कैंसिल करवा देते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक दिस प्रॉफिट। तो उसमें बहर ये एक बेनिफिट है। तो जहां पर इन्वेस्ट करते हैं आमतौर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। इसी तरह फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं या अदर इन्वेस्टमेंट, तो या मिक्स ऑफ ये इन्वेस्टमेंट्स होती है।
तो जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी उतने एम्प्लॉयज के लिए जो उसकी प्रॉफिट जो अच्छा मिलता है। तो सम कंपनियों में मैंने यहाँ तक भी देखा है, बल्कि मैंने भी अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हमने कोई 29-30 एंड अबव 30% भी एनुअल इंक्रीज प्रॉफिट मिला है हमें। तो वो चूंकि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करते थे जहां पर ये वेरी करता था, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वहां पर फिर ये आमतौर पर, और मेरा ख्याल है कभी भी हमें कोई 15-20% से कम नहीं मिला, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जितनी अच्छी कंपनी इन्वेस्ट करेगी उतना अच्छा इस पर प्रॉफिट मिलेगा। एनीवे, बहरहाल ये एम्प्लॉयज पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रीक्वेंट उनका टर्नओवर है, और कितना उनकी नीड्स बनती हैं कि वो निकलवाते रहते हैं। अगर एक स्मूथ और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाली कंपनी है तो यूजुअली वहां पर निकलवाना कम होता है, तो वो वेरी करता है। बहरहाल इसमें एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये सपोर्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इसमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जो कि मैंने भी आपको दिखाए हैं, तो ये इसको यूज करते हुए आप इनके ये दो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए। एक तो वर्कशीट है जो एक्सेल पर, तो वहां पर प्रोविडेंट फंड किस तरह प्लेसिंग होती है, कैलकुलेशन किस तरह होती है। इसी तरह एम्प्लॉय के इंडिविजुअल रिकॉर्ड जो है ना, हर एम्प्लॉय के अलग-अलग शीट भी बननी चाहिए, और हर साल उसका वो ऐड होना चाहिए डाटा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर के यू विल हैव लर्नड अ लॉट, और आपने ये बड़े इजी वे में अंडरस्टैंड कर गए हो कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, और ये कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, और कैसे विड्रॉल प्रोसीजर है। और इसमें बेहतर प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाने के लिए ये फाइनेंस एंड एचआर डिपार्टमेंट को डेफिनेटली हेल्प एंड सपोर्ट देगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।